सभी को नमस्ते। कैसे हाल चाल हैं आप लोगों के बताइए। रीना, राधे राधे। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, एक बार बताएंगे। नीरज कुमार, गुड आफ्टरनून सर। टीलू, हर हर महादेव। अवधेश, जय भीम जय भीम। रागनी राजपूत, राधे राधे। शालिनी, जय हिंद सर। हरिओम किरात, नमस्ते सर। आइए तेज़ी से क्लास को शुरू करते हैं। बताइए, आवाज़ वगैरह सब ठीक पहुंच रही है आप तक? और अब केमिस्ट्री में आपकी कैसी स्थिति है? पहले की तुलना में उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर महसूस कर रहे होंगे। बेहतर महसूस कर रहे होंगे। नमस्ते सभी को, नमस्ते। एक बार बताइए, केमिस्ट्री अब ठीक चल रहा है क्या? अब पहले से ठीक है केमिस्ट्री? अच्छा, मैंने कमेंट बॉक्स में जो आपका टेलीग्राम हमारा चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने ये बात लिखी थी कि जो प्रैक्टिस सेट में थोड़ा सा मिसप्रिंट था, और वहाँ पर प्रोटॉन पर जो आवेश था, चार्ज ऑन प्रोटॉन जो था, प्रोटॉन पर जो आवेश था वह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 था। तो इसको एक बार करेक्ट कर लेंगे। अगर ये बात आपको कई लोगों ने मेरे से क्लास में भी पूछी थी, तो मैं इसको बता दूं। चलिए यहाँ से आगे शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज की जो हमारी क्लास है, उस क्लास का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है मोल संकल्पना। टॉपिक का नाम है मोल संकल्पना, या इसी को कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट। आपके ग्रुप डी में हर साल एक या दो सवाल इससे आए हुए हैं। लेकिन जब तक आप मोल संकल्पना को सीखोगे, उससे पहले आपको एक बात सीखनी होगी। मोल संकल्पना को सीखने से पहले एक बात आपको सीखनी होगी, और वह आप सीखेंगे किसमें? परमाणु का द्रव्यमान। पहले आप मास ऑफ एटम को समझेंगे, एटॉमिक मास या मास ऑफ एटम को समझेंगे, और मास ऑफ एटम को समझने के बाद फिर आप इस संकल्पना को समझ पाएंगे। तो जब आप मास ऑफ एटम को समझते हैं तो एक बात ध्यान से समझिए। पहले इस क्लास का लगभग शुरुआती दौर का थोड़ा सा हिस्सा हम लोग परमाणु के द्रव्यमान पर लगाएंगे। चंद्रिका बताएंगे सब, आप बार बार इसको पेस्ट मत करें, सारी चीजें बताएंगे आपको, चिंता ना करें। जहां जहां जो चीज जरूरत होगी पढ़ाने की वो सब बताएंगे, ठीक है? तो जब हम परमाणु के द्रव्यमान की बात करते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं? परमाणु का द्रव्यमान या एटॉमिक मास की बात करते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होगा, किसी भी परमाणु में प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होगा, और किसी भी परमाणु में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा, इन दोनों को मिलाकर परमाणु का द्रव्यमान बनता है। तो इसे हम कहते हैं मास ऑफ प्रोटॉन
ध्यान से समझे थोड़ी देर के लिए। मास ऑफ प्रोटॉन, इसे कहते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। इन दोनों का जो मास होता है उन दोनों को प्लस करके किसी परमाणु का द्रव्यमान होता है। क्योंकि आपको पढ़ाया गया है कि किसी भी परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में शामिल होता है, उसके न्यूक्लियस में निहित होता है। तो जब हम न्यूक्लियस में निहित होने की बात करते हैं, इसका मतलब यह है कि परमाणु के नाभिक में, परमाणु के न्यूक्लियस में तो दो उप परमाणविक सब एटॉमिक कण होते हैं। एक को हम प्रोटॉन कहते हैं, एक को हम न्यूट्रॉन कहते हैं। जब आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास की बात करते हैं तो दोनों का एक ही होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये प्रोटॉन का मास भी होता है और ये न्यूट्रॉन का मास भी होता है। इसका मतलब हम ये देखें, इसका मतलब ये देखें कि अगर किसी भी एटम के, किसी भी तत्व के परमाणु में, किसी भी तत्व के परमाणु के जो आपका नाभिक है, उसके नाभिक में अगर हम प्रोटॉन का द्रव्यमान निकाल लें, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान निकाल लें, तो क्या बन जाएगा? उसका परमाणु का द्रव्यमान आपके पास आ जाएगा। ठीक है सर, एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जब आप एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आप हाइड्रोजन को लेते हैं। पिछली क्लास में मैं आपको यह बता चुका हूं, पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि पैरों में जो लिखते हैं इसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। जो पैरों में लिखा जाता है इसे परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कहा जाता है, एटॉमिक नंबर कहा जाता है। और ये जो ऊपर लिखा जाता है माथे पर, इसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं, इसे मास नंबर कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या या मास नंबर कहते हैं, इसे मास नंबर कहते हैं। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं, परमाणु क्रमांक को जेड से डिनोट करते हैं, परमाणु क्रमांक को जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है? ए बराबर होता है जेड प्लस एन। पिछली क्लास में बता चुका हूं, ए बराबर कितना होता है? जेड प्लस एन होता है। जेड यहां पर प्रोटॉन की संख्या होती है, जेड यहां पर प्रोटॉन की संख्या होती है, और एन जो है वो यहां पर न्यूट्रॉन की संख्या होती है। एन यहां पर न्यूट्रॉन की संख्या होती है। अब ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देना है, ध्यान से समझना। मैं आपको मोल संकल्पना पर लेकर चलूंगा, मोल संकल्पना पर लेकर चलूंगा। सुनिए ध्यान से, ठीक है। वो सब करवाएंगे, उसकी चिंता ना करो। अब यहां ये तो अगर हम कहें कि इस पर प्रोटॉन की संख्या 1 है तो इसका परमाणु का द्रव्यमान कितना हुआ? इसका हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हुआ? क्योंकि इस पर संख्या कितनी है? 1 है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 है, तो हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान हुआ वो हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1.6 इंटू 10⁻⁻24। ये -24 है। -24 ग्राम कहते हैं। थोड़ा सा साफ लिख लें, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम का। ये जो निकल कर आया, इसके निकलने को ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम एक एएमयू कहते हैं। एएमयू का मतलब हुआ एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू का मतलब हुआ एटॉमिक मास यूनिट। तो ये जो हाइड्रोजन में एक परमाणु का द्रव्यमान निकल कर आया, इसे ही हम कहते हैं एक एएमयू। या तो इसे ऐसे लिखें 1.6 इंटू 10⁻�27 किलोग्राम लिखें, और या आप इसे 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम लिखें। इसे एक एएमयू कहते हैं। यहां तक आप ये सीख कर आए हैं किलोग्राम, यहां तक आप ये सीख कर आए हैं कि सर द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी तत्व का, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है। तो परमाणु के द्रव्यमान में हमने ये बात समझी कि परमाणु का द्रव्यमान किसी भी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का सम होता है।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का सम होता है, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का सम होता है। ठीक है, यहां से आप निकल के हाइड्रोजन का आपने परमाणु क्रमांक देखा, तो हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक को आपने कहा सर इसका, क्योंकि इसके भीतर इसके नाभिक में एक ही परमाणु होता है, इसलिए इसका एक ही परमाणु होता है, इसीलिए इसका जो यूनिट है उसे आप एएमयू कह देते हैं, या इस चार्ज को, इस ये जो आपका वेट है, इस वेट को ही आप एएमयू कह देते हैं। अब यहां से आगे चलेंगे, आगे चलेंगे तो आपको एक हेडिंग डालनी है, कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के द्रव्यमान के परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। एटॉमिक मास ऑफ some important एटम या एलिमेंट्स। अब मेरे ध्यान से सीखेंगे, जब आप ध्यान से सीख लेंगे, जब आप ध्यान से सीख लेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, जब आप हाइड्रोजन को देखेंगे इसका परमाणु क्रमांक 1 है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है और इसका द्रव्यमान भी 1 है, तो परमाणु द्रव्यमान कितना हुआ? 1 हुआ, परमाणु द्रव्यमान 1 हुआ। दूसरी बात, जब आप हाइड्रोजन के बाद हीलियम की बात करेंगे, हाइड्रोजन के बाद हीलियम की बात करेंगे, इसका परमाणु क्रमांक हीलियम का 2 है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है और इसका जो एटॉमिक मास है वो 4 है, हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो 4 है। तीसरी बात, जब हम लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है और एटॉमिक वेट इसका 7 है। ध्यान से लिखते चलेंगे, एटॉमिक वेट इसका 7 है। फिर आप बात करेंगे लिथियम के बाद बेरियम की, बेरियम की बात करेंगे, इसका परमाणु क्रमांक 4 है, परमाणु क्रमांक 4 है और ये जो आपका इसका परमाणु भार है वो 9 है। वो कितना है? वो 9 है। फिर यहां से आगे चलेंगे, 5 नंबर पर बोरोन आएगा, 5 नंबर पर बोरोन आएगा और बोरोन का जो परमाणु क्रमांक हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। लिखें ध्यान से, हाँ -24 लिखा है, -24 लिखा है वो किलोग्राम में, -24 जो लिखा है वो किलोग्राम में। बोरोन का माफ कीजिएगा 11 है। पांच बोरोन 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर यहां से आप चलेंगे बोरोन के बाद कार्बन पर, 6 कार्बन, 6 पर आएंगे, इसका 12 हो जाएगा, 12। फिर आएंगे नाइट्रोजन पर, नाइट्रोजन पर, नाइट्रोजन पर हो जाएगा 14, नाइट्रोजन पर हो जाएगा 14। 20 तक का हमें लिखना है, हमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। चलिए ऑक्सीजन पर चलते हैं। ऑक्सीजन 8 है, इसका हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 16। इसके बाद चलते हैं आप जो है फ्लोरीन पर, 9 परमाणु क्रमांक फ्लोरीन, इसका 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। फ्लोरीन के बाद चलेंगे हम लोग आर्गन पर, नियोन पर, माफ कीजिएगा नियोन पर, 10 है और इसका 20 हो जाएगा। ऐसे मैं आपको निकालना बता रहा हूं, हम ऐसे निकालना सीख रहे हैं, देखिए कैसे समझ रहे हैं। अब यहां से हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं आपने कहा कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक आपने 1 बताया, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक आपने 1 बताया, तो हाइड्रोजन के 1 परमाणु क्रमांक का मतलब होगा कि इसमें प्रोटॉनों की, इसमें प्रोटॉनों की जो आपकी
संख्या है वह 1 है। यहां देखेंगे तो 2 इसमें न्यूट्रॉन है और 2 इसमें प्रोटॉन है। 2 इसमें न्यूट्रॉन है, 2 इसमें प्रोटॉन है। फिर यहां से आगे आए तो 3 इसमें प्रोटॉन है, 4 इसमें न्यूट्रॉन है। 3 इसमें प्रोटॉन है, 4 इसमें न्यूट्रॉन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए ध्यान से यहां पर, फिर यहां पर आया बेरियम पर। तो बेरियम में आपने कहा कि ये 9 आपका क्या है, ये 9 आपकी द्रव्यमान संख्या है या परमाणु भार है, और 4 क्या है, आपका परमाणु क्रमांक है। तो यहां से अगर आप न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे, प्रोटॉन की संख्या निकालेंगे, तो ये आपकी प्रोटॉन की संख्या है, और ये आपकी 9 में से 4 घटा देंगे। 9 में से 4 घटा देंगे तो 9 में से 4 घटाने पर ये 5 हो जाएगी न्यूट्रॉन की संख्या। फिर आप यहां आएंगे, यहां पाएंगे तो ये 5 नंबर बोरोन पर आए। बोरोन में 5 परमाणुओं की संख्या है, 5 प्रोटॉनों की संख्या है, और इसमें से अगर 6 देखेंगे तो 6 न्यूट्रॉन की संख्या है। फिर यहां आएंगे कार्बन पर कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो प्रोटॉनों की संख्या 6 है, प्रोटॉनों की संख्या 6 है। ऑक्सीजन का 8 है ना भाई, ऑक्सीजन का 8 है। फिर नाइट्रोजन पर आएंगे, नाइट्रोजन की जो संख्या है परमाणु क्रमांक 7 है, और इसका जो आपका एटॉमिक वेट है वो 14 होता है। ठीक है, वो 14 होता है। बात समझिए। अब चलते हैं आगे, यहां से आगे चलते हैं। अब आपको क्या समझना है यहां, अब चलते हैं मोल संकल्पना पर। मोल कॉन्सेप्ट, मोल संकल्पना या मोल कॉन्सेप्ट। कार्बन वो थोड़ा सा इतना, बेरिलियम है, हां बेरिलियम है बच्चे, मैं बता तो रहा हूं बेरिलियम है, ये बेरिलियम है, ये बोरोन है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, नियोन, ये नियोन है। ठीक है, ऐसे करके आप इसको समझिए। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां से आएंगे, मोल संकल्पना क्या है। कार्बन 12 के 12 ग्राम, कार्बन 12 के 12 ग्राम मात्रा में परमाणुओं की जितनी संख्या होगी, कार्बन 12 के 12 ग्राम परमाणुओं में जितनी संख्या होती है, नहीं संदेश भाई, 9 होता है, 9 होता है, 9 है, नहीं 9 होता है, आप देखेंगे। ठीक है, चलिए लिखें मोल संकल्पना, एक बार लिखें मोल संकल्पना को, एक बार लिखें। 12 ग्राम कार्बन 12, 12 ग्राम कार्बन 12 में उपस्थित, 12 ग्राम कार्बन 12 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को, परमाणुओं की संख्या को, उपस्थित परमाणुओं की संख्या को मोल कहते हैं, मोल कहते हैं। लिखें, द नंबर ऑफ एटम of carbon 12 in the number of atom in 12 gram carbon 12 is called mole concept, मोल कॉन्सेप्ट। 12 ग्राम कार्बन 12 में, 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने परमाणु होते हैं, 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने परमाणु होते हैं 12 ग्राम में, उनकी संख्या को हम मोल संकल्पना कहते हैं। तो मोल संकल्पना एक प्रकार की एक संख्या होती है। मोल संख्या, मोल संकल्पना एक प्रकार का नंबर होता है, एक प्रकार की संख्या होती है, जो ये बताता है कि किसी भी, जो ये बताता है कि किसी भी तत्व में या किसी भी परमाणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी।
ये बताता है कि परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, और ये जो संख्या होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। ये जो संख्या होती है एक मोल बराबर जो संख्या होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। इसे ही एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। इसे ही एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। इसे ही एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। तो हमने कहा कि किसी भी जो आपका मोल संकल्पना है कि 12 ग्राम कार्बन परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, दरअसल द्रव्यमान ये बताता है कि उसका भार कितना होगा। परमाणु द्रव्यमान ये बताता है कि उसका भार कितना होगा, जबकि मोल संकल्पना ये बताती है कि एक एटम के भीतर, एक तत्व के भीतर परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, छोटे छोटे परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, उस संख्या को ही हम क्या कहते हैं, उसे हम मोल संकल्पना कहते हैं। और ये जो मोल संकल्पना है ये आपकी, इसमें जो देखते हैं, अगर एक मोल की बात करें तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु होते हैं। 23 परमाणु होते हैं। अगर आप इसे ऐसे समझना चाहें, मान लेते हैं कि एक दर्जन, आपने कहा कि एक दर्जन, एक एनसीईआरटी में आपका जो है एक एग्जाम्पल दे रखा है, एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एक दर्जन जो आल्पिन होती हैं, उसका मतलब 12 होता है। अगर एक मोल आल्पिन की बात की जाए, तो इसका मतलब होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आल्पिन की बात की जाएगी, 23 आल्पिन की बात की जाएगी। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे दर्जन में 12 होते हैं, ऐसे ही एक मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर, संख्या होती है। अगर हम ऐसे ही समझें कि एक मोल हाइड्रोजन में कितने अणु होंगे या कितने परमाणु होंगे, तो हम कहेंगे कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु हो सकते हैं, 23 परमाणु हो सकते हैं। या एक मोल हाइड्रोजन में, देखिए यहां परमाणु की बात है और यहां अणु की बात है, ये आपका परमाणु है, ये आपका अणु है। तो एक मोल हाइड्रोजन में कितने परमाणु होंगे, तो कितने अणु होंगे, माफ कीजिएगा, 6.22 इंटू 10 की पावर 23 अणु होंगे इसमें। ये आपके एटम लिखे हैं, ये आपके मॉलिक्यूल लिखे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे आप दर्जन को मापते हैं 12 में, ऐसे ही मोल से भी एक संख्या निकलती है, और वो संख्या होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और ये जो 10 की पावर 23 होती है, 10 की पावर 23 होती है, इसको ही हम एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। एवोगाड्रो संख्या इसी को कहा जाता है। अब हम यहां पर एक बात देखेंगे, कुछ सवालों को हम इस कंसेप्ट पर देखेंगे, इतना आपको समझाना था। अब देखिए इन दोनों बातों का क्या संबंध है। पहली बात समझिए, यह 2018 में आया हुआ सवाल है कि एवोगाड्रो संख्या किसके द्वारा निरूपित की जाती है। एवोगाड्रो संख्या किसके द्वारा निरूपित की जाती है? तो जो एवोगाड्रो संख्या है उसे NO से या Na से निरूपित किया जाता है। NO से या Na से निरूपित किया जाता है एवोगाड्रो संख्या को। एक बात तो ये हो गई, ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब अगली बात चलेंगे। दूसरी बात, रसायन शास्त्र में मोल शब्द का परिचय किसने कराया? रसायन शब्द शास्त्र में मोल शब्द का परिचय किसने कराया? मोल शब्द का परिचय किसने कराया? तो विल्हेम ओस्टवाल्ड थे। विल्हेम ओस्टवाल्ड ने सबसे पहले 1896 में इस शब्द का प्रयोग किया। तो यहां हम एक बात लिखेंगे, पीछे यहां हम एक बात लिखेंगे, यही लिखेंगे 1896 में विल्हेम ओस्टवाल्ड ने शब्द का प्रयोग, सबसे पहले शब्द का प्रयोग किसने किया? विलियम ओस्टवाल्ड ने किया। विलियम ओस्टवाल्ड ने किया, ठीक है जी, ये लिख सकते हैं, ये भूल गए थे, लिखिए।
रसायन के लिए गणना की इकाई क्या है? व्हाट इज द काउंटिंग यूनिट ऑफ केमिस्ट? ये भी आपका ग्रुप डी 2018 में आया है कि हम लोग रसायन शास्त्र में कौन सी यूनिट को मानकर चलते हैं। तो क्या ऋणायन को, एनोड को, अणु को नहीं, मोल से हम नापते हैं। मोल से हम किसी भी परमाणु या किसी भी अणु की संख्या का मापन करते हैं। किसी भी परमाणु, अणु या किसी आयन की संख्या का मापन करते हैं। ठीक है, अगला चलें। मानक ताप पर ऑक्सीजन गैस पर विचार कीजिए। एसटीपी पर ऑक्सीजन अणुओं के 1 मोल का भार कितना होगा? यह 2025 में आया हुआ सवाल है कि ऑक्सीजन अणुओं में 1 मोल का भार कितना होगा। ऑक्सीजन के अणुओं का भार पूछता है। तो ऑक्सीजन का अगर हम द्रव्यमान देखें, ऑक्सीजन का अगर हम द्रव्यमान देखते हैं तो 16 होता है। एक परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है, तो 2 परमाणु का द्रव्यमान 16 दूनी 32 हो जाएगा। 16 दूनी 32 हो जाएगा। क्या कहता है? ऑक्सीजन गैस पर विचार करें और ऑक्सीजन अणुओं के 1 मोल का भार, 1 मोल का भार अणुओं का, तो 1 मोल अणु बराबर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का 2 का 1 का भार कितना है? 16। 1 का भार कितना है? 16। तो दूसरे 2 को गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा। ये इसलिए पढ़ाया गया आपको, अणुओं का भार पूछता है, अणु का, परमाणु का भार नहीं, अणु का। कुछ बच्चे एक जवाब दे रहे हैं, ए जवाब नहीं, हम पूछ रहे हैं अणु का। ऑक्सीजन के अणु में कितने परमाणु होते हैं? देखिए ध्यान से, मैं इसको समझाता हूं। ऑक्सीजन का अणु, अगर हम कहें कि ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान कितना है? ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान कितना है सर? 16 है। और ऑक्सीजन के परमाणु, 2 परमाणु मिलते हैं तो 1 अणु बनता है। 2 परमाणु मिलते हैं तो 1 अणु बनता है। और यह कहता है अणुओं के 1 मोल का भार, तो 1 मोल या अणु का मतलब होगा 16 गुना 2 बराबर 32। चलिए तीसरी बात लेंगे। एक बच्चा कह रहा है फालतू की चीजें ना पढ़ाए। राजेंद्र कुमार यहां देखें सवाल कब आया हुआ है, रेलवे में आया हुआ है। फालतू की कोई चीज नहीं है भाई। अब आइए, कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः कितने हैं? कार्बन और परमाणु के द्रव्यमान कितने हैं? हाँ, अगर परमाणु का पूछेगा तो 16 होगा। आगम शर्मा, परमाणु का पूछेगा तो 16 होगा। ठीक है संजीव, फ्लोरीन का F होता है। ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया सवाल है। तो अगर हम कहें कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान तो 6 होता है और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। अच्छा, ये जो AMU होता है, AMU एटॉमिक मास यूनिट, इसे U भी कह देते हैं। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 6 है और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है। ये देखो ध्यान से, मैं शुरुआत क्लास में ये कराने की कोशिश कर रहा था कि जब आप यहां कार्बन का परमाणु द्रव्यमान देखते हैं, देखेंगे तो इसका परमाणु द्रव्यमान 12 है और इसका परमाणु द्रव्यमान 1 है। तो यहां देखें जरा, देखिए कार्बन और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान आपसे पूछा है। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि परमाणु द्रव्यमान का मतलब होता है कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। इन दोनों का जो मास निकल कर आता है, उस मास को ही हम क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो कार्बन का 6 है और हाइड्रोजन का 1 है। अगला देखें, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या कितनी होगी? 90 ग्राम पानी में मौजूद, ये 18 में आया है, मौजूद मोलों की संख्या कितनी होगी? 90 ग्राम पानी में। देखिए ध्यान से समझिए, 90 ग्राम पानी में कितनी संख्या होगी?
अगर हम 90 ग्राम पानी की बात करें तो पानी क्या है, H2O, H2O है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 1। संख्या कितनी है परमाणुओं की, 2। तो इसका परमाणु द्रव्यमान हो गया 2, क्योंकि इसका परमाणु द्रव्यमान 1 है और परमाणु की संख्या 2 है, प्लस ऑक्सीजन का है 16। ऑक्सीजन का कितना है, 16। तो 16 बराबर 16 प्लस 2 इजिकल टू 18। 18 ग्राम कह लो आप थोड़ी देर के लिए। 18 ग्राम क्या हो गया, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हो गया। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हो गया कितना, 18। यह कहता है 90 ग्राम में कितना होगा, 90 ग्राम में कितना होगा। तो 90 ग्राम से जब आप 18 को डिवाइड करेंगे तो 5 मोल आ जाएगी, 5 मोल। ऐसा देखेंगे आप, ऐसा देखेंगे कि एक मोल में, 1 मोल बराबर 18 ग्राम है। 1 मोल बराबर 18 ग्राम है। 1 मोल बराबर 18। मैं दोबारा समझाता हूं, देखिए H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, एक परमाणु का 1 तो 2 का हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 2 और 16, यह हो जाएगा 18 ग्राम। तो 1 मोल में, 1 मोल अणु में 18 ग्राम द्रव्यमान आया, 18 ग्राम द्रव्यमान आया। यह कहता है कि 90 ग्राम में कितने मोल होंगे। तो अगर 90 ग्राम होगा, 90 ग्राम होगा तो 18 करूंगा तो 5 मोल निकल कर आएंगे। कितने मोल, 5 मोल। यह ग्रुप डी 2018 का सवाल है। बात समझ में आई या नहीं, बात समझ में आई क्या, नहीं नहीं सोल्व करना, याद क्यों करेंगे, हमें परमाणु द्रव्यमान याद करना है बस, हमें बस परमाणु द्रव्यमान याद करना है। हमें सिर्फ यह देखना है कि परमाणु द्रव्यमान कितना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 7 पर आइए। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कितने, एक मोल में होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एक अणु है। कार्बन डाइऑक्साइड एक अणु है जिसमें कार्बन भी है और जिसमें ऑक्सीजन भी है, जिसमें कार्बन भी है और जिसमें ऑक्सीजन भी है, ठीक है। आइए देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में 22 ग्राम, 22, ये कब आया है, 2018 में, ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है। कार्बन डाई में 6 गुना, ये तो नहीं होगा, 22 ग्राम नहीं हो। 22 ग्राम क्यों नहीं होगा, क्योंकि कार्बन का होता है 6 और ऑक्सीजन का होता है 16, और 2 हैं तो 16 दूनी 32। तो ये हो जाएगा आपका 6 ये और 32 ये हो जाएगा 38। ये कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में 22 ग्राम होते हैं, नहीं 22 नहीं 38 ग्राम होते हैं। पहला गलत हो गया। 6 इंटू 10 की 23 नहीं होता, दूसरा गलत हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 10 के पावर 23 अणु होंगे। यह कहता है कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 परमाणु नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक अणु है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक अणु है, एक अणु है जिसमें 6 ग्राम तो कार्बन है और 18, 6 दूनी 16 दूनी 32, जिसमें 32 ग्राम ऑक्सीजन है। तो 32 और 6 38 ग्राम हुआ। ये एक अणु है, ये एक अणु है। कार्बन का 12 होगा, माफ कीजिए 6 तो आपका 6C12 होगा ना, 6C12। तो 12, 16 दूनी 32 और 12, 32 प्लस 12 ये हो जाएगा 2 और 2 4 और 1 3 और 1 4, 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, माफ कीजिएगा। ये परमाणु क्रमांक है और ये आपका परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान है C612। तो हम कहेंगे ये नहीं, C होगा। क्या ये बात समझ में आई क्या, हाँ 12 होगा, बिल्कुल 12 होगा। बात क्लियर है क्या, एक बार बताइए, बात क्लियर है क्या। आज कार्बन का 12 होगा ना, C612, 12 तो उसका परमाणु द्रव्यमान होगा और 6 इसका परमाणु क्रमांक होगा, 6 इसका परमाणु क्रमांक होगा, तो 44 होगा। ये कहता है 22 होता है, 22 नहीं 44 होता है। चलें आगे, चलिए ये लेते हैं। यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, ऑक्सीजन के
ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, तो ओजोन का अणुभार क्या होगा? ओजोन का अणुभार क्या होगा? अगर ऑक्सीजन का एक परमाणु है, इसका वजन 16 ग्राम है, ऑक्सीजन के एक परमाणु का वजन 16 ग्राम है, तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु ही तो ओजोन होते हैं। ऑक्सीजन के 3 परमाणु ही तो ओजोन होते हैं। एक का है 16 ग्राम, तो 16 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा? 48 ग्राम। यह भी ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है, यह भी ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है। 38 को कैसे मैंने आपको, जब तक आपको द्रव्यमान याद नहीं होगा, जब तक आपको द्रव्यमान याद नहीं होगा, तब तक आप जो है, तब तक इसको नहीं निकाल पाएंगे। तभी तो मैं आपको शुरू में द्रव्यमान बता रहा था, तभी तो मैं आपको शुरू में द्रव्यमान बता रहा था। ठीक है, तो इधर देखिए, ऑक्सीजन का 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, तो ये ओजोन का पूछता है। अगर ये आपका ऑक्सीजन का एक परमाणु 16 ग्राम वजन रखता है, तो इसके 3 परमाणु कितना वजन रखेंगे? इसके 3 परमाणु कितना वजन रखेंगे? इसका 3 परमाणु वजन रखेंगे 16 × 48, 16 × 48, 16 × 48। ठीक है, जब तक आपको परमाणु का द्रव्यमान याद नहीं होगा, मिनिमम 20 परमाणुओं का, 20 तत्वों का आपको याद करना होगा, 20 तत्वों का आपको याद करना होगा। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 ये है, बिल्कुल कार्बन का, हाइड्रोजन का परमाणु, कार्बन का 12 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो सी हो जाएगा ना। कार्बन का 12 है, C612, यही कह रहे हैं ना आप लोग? हाँ, C612, तो 12 C612। ठीक है, ये 2022 में आया हुआ सवाल है, C612, C612। 5 नंबर ठीक है विशेंद्र भाई, हाँ ठीक है राज भाई, C612 है, ये परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु क्रमांक है और ये परमाणु भार है। चलिए सवाल नंबर आते हैं आपके 9 में। एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है, एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है, एल्यूमिनियम के 54 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? परमाणुओं की संख्या कितनी होंगी? ध्यान से सुने भाई, ध्यान से सुने। क्या कहें, क्या कहें कि एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 बताया, तो ए एल्यूमिनियम के एक परमाणु में 27 ग्राम है, 27 ग्राम है, और ये 1 मोल के बराबर है, 1 मोल के बराबर है। तो एल्यूमिनियम के 2 परमाणु में, एल्यूमिनियम के 2 परमाणु में 54 ग्राम हो गया, 54 ग्राम हो गया, तो 2 मोल नहीं आ जाएंगे क्या? क्योंकि ग्राम कितना बढ़ा, 27 दूनी 54 और 1 से मोल हो गया 2। आप ऐसा कह सकते हैं 54 ग्राम बटे 27 ग्राम बराबर 2 मोल, बराबर 2 मोल। फिर देखिए कि एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है, एक परमाणु में 27 ग्राम वजन है, एक परमाणु में 27 ग्राम वजन है, तो 54 ग्राम और ये 1 मोल के बराबर है, ये भी याद रखना है। 27 ग्राम वजन है और ये 1 मोल के बराबर है। एल्यूमिनियम के 2 परमाणु लें, एल्यूमिनियम के 2 परमाणु लें, तो उनमें कितने मोल होंगे? उनमें कितने मोल होंगे? सर उसमें 2 मोल हो जाएंगे। अमृता दोबारा समझो बेटा, कि एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है, परमाणु द्रव्यमान 27 है, तो एल्यूमिनियम के 54 ग्राम मौजूद परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? मैं दोबारा बताता हूं, देखिए कि एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान, 27 ग्राम, और ये जो 27 ग्राम है ये 1 मोल के बराबर है, 1 मोल के बराबर है, 1 मोल। और ये जो 1 मोल है ये कितना होता है? ये 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है, 23 होता है। तो इतनी संख्या है एल्यूमिनियम के एक परमाणु में, इतनी संख्या है, इतने इसके छोटे छोटे अणु हैं, और इसमें
इतना वजन है, इतना वजन है इसमें, इतना वजन है। लेकिन अगर एल्यूमिनियम के 2 परमाणु ले, 54 ग्राम ले, तो एल्यूमिनियम के 2 परमाणु में 57 ग्राम, 54 ग्राम हो जाएगा, 54 ग्राम हो जाएगा। मोल कितने हो जाएंगे? 2 मोल हो जाएंगे। 2 मोल का मतलब होता है 2 गुना 6 इंटू 10⁻23। ये कहानी बनेगी। तो कितने मोल हो जाएंगे? 2 मोल हो जाएंगे, 2 मोल। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? सर जिसका फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला ही तो बता रहा हूं। परमाणु द्रव्यमान मैंने आते ही बताया सचिन, मैंने आते ही आपको परमाणु द्रव्यमान बताया। 2 मोल हो जाएंगे। देखो एक सवाल और लेते हैं। किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है? ग्रुप डी में आया 2018 में। किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है? आनंद भाई कुछ गलत नहीं बताया है, ठीक बता रहे हैं। एक पदार्थ, किसी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या कितनी है? कणों की संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे -6.023। नहीं, गलत हो जाएगा। 6.022 इंटू 10⁻23। ये -23 नहीं, 6.022 इंटू 10⁻23, 10⁻23। ठीक है। सवाल नंबर 11 पर चलें, दोबारा एक बार ले लेंगे। किसी पदार्थ के 1 परमाणु में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को क्या कहते हैं? किसी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को क्या कहते हैं? नॉर्मलता? नहीं। द्रव्यमान संख्या? नहीं। द्रव्यमान संख्या होती है किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। एवोगाद्रो संख्या क्या होती है? एवोगाद्रो संख्या होती है, एवोगाद्रो संख्या होती है। एवोगाद्रो संख्या को ही 1 मोल कहते हैं। और ये जो 1 मोल होता है यही 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, यही होता है। ये बताता है कि किसी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं की संख्या कितनी है, संख्या को बताता है। एवोगाद्रो क्या बताता है? संख्या को बताता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं, जवाब आ रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं कि मोल क्या है? मोल को कैसे नापते हैं? कार्बन 12 में, कार्बन 12 में मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको क्या बताया कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में, कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितनी परमाणुओं की संख्या होती है, जितनी परमाणुओं की संख्या होती है उसे ही हम 1 मोल कहते हैं। तो जो टोटल संख्या 1 मोल हुई उसे इस भाषा में यह भी कह सकते हैं। सवाल नंबर 12 कि हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद हैं? हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद हैं? हीलियम में जब आप आएंगे तो हीलियम का सूत्र होता है ये इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? 4 है। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? 4 है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हीलियम का जो 1 परमाणु है उसमें 4 ग्राम उसका द्रव्यमान है, और यह संख्या 1 मोल कहलाती है। यह संख्या क्या कहलाती है? यह संख्या 1 मोल कहलाती है, 1 मोल कहलाती है। यह संख्या 1 मोल कहलाती है। ठीक है, हमने कहा कि 4 ग्राम नहीं, 64 ग्राम में कितने होंगे? 64 ग्राम में कितने होंगे? तो 64 ग्राम में अगर आप देखोगे तो 1 में 4 ग्राम है, तो 64 ग्राम में 16 चौका 64, 16 मोल हो जाएंगे। कितने मोल हो जाएंगे? 16 मोल हो जाएंगे, 16 मोल। कोई बच्चा कह रहा है सारे सवाल जो हैं आपके 2018 के ही क्यों हैं? जिस साल रेलवे ने सवाल पूछा होगा उसी साल के तो सवाल लेंगे। अब उसने 25 में इस टॉपिक से कोई सवाल नहीं पूछा है तो 25 के सवाल कैसे लेंगे? 24 में उसने यहां से कोई सवाल नहीं पूछा तो 24 के सवाल क्यों लेंगे? 24 के सवाल क्यों लेंगे? बात समझ रहे ना?
तो हमने कहा कि हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो हीलियम का एक परमाणु जिसमें 4 ग्राम वजन होता है उसे 1 मोल कहते हैं। तो 64 ग्राम को 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 मोल निकल कर आएंगे, 16 मोल निकल कर आएंगे। ठीक है भाई। नितिन शर्मा भैया हम कुछ कंफ्यूज नहीं है, आपको धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, पढ़ लीजिए प्लीज। आगे, कार्बन CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान क्या, इसमें ऐसा क्या है कंफ्यूज होने के लिए, इसमें ऐसा कंफ्यूज होने के लिए क्या है भाई। ठीक है, CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान कितना है, अगर C में आएंगे तो C का आप देखते हैं 6C12, तो परमाणु द्रव्यमान इसका कितना है 12। ऑक्सीजन की बात करेंगे 8O16, ये है 16, तो अगर इसका पूरा पूरा मोल निकालेंगे CO2 का, 1 मोल पहले निकालेंगे तो 12 1 हो गए, 16 गुना 2, क्योंकि ऑक्सीजन के कितने हैं 2 हैं, 16 गुना 2 32, तो 32 और 12, 2 और 2 4, 3 और 1 4, 44 हो गए, 44 हो गए। ये 44 ग्राम 1 मोल के बराबर है, 1 मोल के बराबर 44 ग्राम जो है वो 1 मोल के बराबर है। तो पूछता है 10 मोल कितने के बराबर होगा, गुणा 10, 10 मोल कितने के बराबर होगा, तो गुणा 10 कर दोगे 440 ग्राम के बराबर होगा, 440 के बराबर होगा। कैसे पता लगा ये कैसे पता लगा सर, हमें कार्बन का और ऑक्सीजन का दोनों का परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। दोनों का परमाणु द्रव्यमान अगर हमें नहीं पता है तो हम इसका मोल नहीं निकाल पाएंगे। सवाल नंबर 14, 16 ग्राम हीलियम में मोल की संख्या कितनी होगी। 16 ग्राम हीलियम में मोल की संख्या, 60 ग्राम हीलियम में मोल की संख्या कितनी होगी। अच्छा बताइए, अगर हम हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम होता है 2,4, परमाणु क्रमांक होता है 2, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2 और उसका द्रव्यमान होता है 4। तो एक हीलियम के परमाणु में 4 ग्राम वजन होता है, एक हीलियम के परमाणु में 4 ग्राम वजन होता है और इसे ही 1 मोल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं। यह कहता है 60 ग्राम में कितना होगा, तो हम अब अंदाजा लगाएं, 60 ग्राम में 1 में 4 ग्राम है, तो 4 5, 4 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 मोल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 15 मोल आ जाएगा, 15 मोल, 15 चौका 60, 15 मोल आ जाएगा, 15 चौका 60। क्यों आया 15 मोल, क्योंकि ये जो आपका एक हीलियम का परमाणु है, एक हीलियम का जो परमाणु है उसमें 4 ग्राम है, और ये जो 4 ग्राम है, ये जो 4 ग्राम है, इस 4 ग्राम में ही 1 मोल है, इस 4 ग्राम में ही 1 मोल है। ठीक है, चलिए अब हम एक बार दोबारा से आपको एक बार पढ़ा रहे हैं ताकि हम आपको रिवाइज करवा दें कि हम आपको क्यों पढ़ाने आए थे आज, ये क्या कारण था इसके पढ़ाने का। देखिए, मैं आपको समझाना चाहता था, यहां से निकाल के मैं आपको लाया कि मुझे मोल संकल्पना पढ़ानी है, और मोल संकल्पना पढ़ाने के लिए मुझे यहां पर बताना पड़ा कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान को बताने के लिए मैंने बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है, टोटल जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। यहां आपने देखा कि परमाणु द्रव्यमान 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है, इसे आप 1 AMU कहते हैं। और यहां से आगे आपने ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ये आपका फ्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान, नियोन का परमाणु द्रव्यमान, ये आपका बेरिलियम का, बोरोन का, कार्बन का और नाइट्रोजन का, ये आपने 10 के एक एग्जाम्पल के तौर पे देखे। 10 के आपने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपने कुछ ऐसे देखे। जब आप यहां से आगे चले तो आपने कहा मोल संकल्पना क्या होती है। मोल ये बताता है कि एक मोल में कितने कणों की संख्या हो सकती है, क्योंकि हमने नापने के लिए तो आपने ग्राम ले लिया, लेकिन आपने कहा कि कितनी संख्या हो सकती है, तो 12 ग्राम कार्बन परमाणु में जितने परमाणु होंगे उसे 1 मोल कहते हैं। और विलियम ओस्टवाल्ड ने बात बताई 6.022 इंटू 10⁻23, 1 मोल में इतने परमाणु हो सकते हैं, 1 मोल में इतने परमाणु हो सकते हैं। अब यहां से आगे चले, आपने कहा 1 दर्जन में अगर 12 आल्पिन होती है तो 1 मोल में कितनी आल्पिन होंगी या 1 मोल में कितनी चीजें होंगी, तो आपने ऐसे बताया
1 मोल हाइड्रोजन में इतने परमाणु होंगे, 1 मोल हाइड्रोजन के अणु में इतने अणु होंगे। यहां से आगे बढ़े, जब आप यहां से आगे बढ़े तो आपने कहा किससे निरूपित करते हैं, तो Na से करते हैं। विल्हम ओस्टवोल्ड ने मोल संकल्पना को सबसे पहले 1896 में दिया, 1896 में दिया, ठीक है। अच्छा, हाँ, जब तक हम पीरियोडिक टेबल, कल हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, जब तक पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ लेंगे तब तक आपको कंफ्यूजन रहेगा, तब तक आपको ये कंफ्यूजन रहेगा। लेकिन पहले हम लोग पीरियोडिक टेबल कल पढ़ेंगे। ये छोटा सा टॉपिक था, पहले कराना जरूरी था, इसलिए पहले कराया। अब यहां से आगे कि इसको इकाई को क्या कहते हैं, तो मोल कहते हैं। यहां से आगे बढ़े, अब आप देख लीजिए 1 मोल का भार लगभग कितना होता है, तो 1 मोल अणु का पूछता है। ऑक्सीजन के 1 परमाणु का अगर पूछेगा तो 16 होगा, और अगर ऑक्सीजन के 2 का पूछेगा तो 32 होगा। 2 का पूछेगा 32 होगा, क्यों, अणु का पूछता है तो ऑक्सीजन 1 का 16 होता है, 2 का 32 होगा। ठीक है भाई, कल से हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ लोगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ लेंगे, यहां से आगे चले, कार्बन और हाइड्रोजन का, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। यहां से आगे चले, 90 ग्राम पानी में कितना होगा, तो H2O में हाइड्रोजन में 2 होंगे, 2 हैं, 16 होगा, 16 और 2 18, 18 पंजे 90 हो जाएगा। यहां से आगे चले तो कार्बन डाइऑक्साइड में मैंने आपको बताया। यहां से आगे चले 8वें पर, ऑक्सीजन के 1 मोल का परमाणु का वजन 16 ग्राम है, तो ऑक्सीजन के 3 अणुओं का कितना होगा, 3 का कितना होगा, अगर 1 का आपका 16 ग्राम है तो 3 का 48 ग्राम हो जाएगा, ये बताया। फिर यहां से आगे चले, एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है, तो 54 ग्राम में कितने मोल होंगे, 1 ग्राम 54, 1 मोल बराबर 27 ग्राम है, 1 मोल बराबर 27 ग्राम है, ठीक है। तो 54 ग्राम में कितने मोल होंगे, 54 ग्राम में 2 मोल होंगे, 54 ग्राम में 2 मोल होंगे। यहां से आगे चले, आपने कहा किसी पदार्थ में 1 कणों की 1 मोल में कितना होता है, तो 1 मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है। एक भैया कह रहे 2025 के सवाल कराइए। 2025 के तो तभी कराएंगे जब 2025 में आए होंगे सवाल इस टॉपिक से। एवोगाड्रो संख्या बताई, फिर यहां से आगे निकले, 64 में हीलियम में कितने होंगे, तो 16 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि 4 होता है इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 4 होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। कल तो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन आपको ऐसा काम करना है कि 20 तक के आपको परमाणु द्रव्यमान एक बार घर से याद करके आने हैं। परमाणु द्रव्यमान आपको घर से याद करके आने हैं, ताकि, हाँ एक ही बात है शिवम कुमार, एक ही बात है लगभग। गुरुजी 1 मोल बराबर 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, 1 मोल बराबर 1 परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। चलिए ऐसा इसको लिख सकते हैं आप, ऐसा लिख सकते हैं, एक सेकंड जी। 1 मोल बराबर परमाणु का द्रव्यमान या अणु का द्रव्यमान, दोनों बराबर होते हैं। इधर 1 मोल होगा और इधर द्रव्यमान होगा। चलिए, तो अब कल मिलेंगे हम लोग, और कल मिलके इसका जो है आवर्त सारणी, कल पीरियोडिक टेबल शुरू करेंगे और उससे आगे फिर बढ़ेंगे। आज के लिए नमस्ते, धन्यवाद।